गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास आरंभ की जाए। जैसा कि आपको याद होगा कि इसके पहले की जितनी वर्चुअल लैब्स की क्लास हुई हैं उनमें अब तक मैंने आपको 4 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनलॉक का जो नए गाइडलाइन आई है उसे ये लगता है कि इस महीने भी आपके एक्चुअल लैब्स तो नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम वर्चुअल लैब में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट को यहाँ सीखने की कोशिश करनी चाहिए आपको। और एक्चुअल लैब कब ओपन होगी ये भी बड़ा भविष्य के गर्त में है, होंगी भी कि नहीं होगी, और अगर होंगी भी तो कितना दिन आपको मिलेगा एक्चुअल लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करने का, ये एक बड़ा प्रश्न सा बन गया है। और आप भी मैच्योर हैं, आप समझते हैं कि क्या स्थितियाँ हो सकती है। सो मुझे लगता है कि आपको वर्चुअल लैब्स को उन पर फोकस करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे पास कोई ना कोई एक बेसिस रहे आपके एक्सपेरिमेंट्स को इवेलुएट करने का जब कभी भी मौका होगा, ऐसा मौका पड़ता है। आपने देखा होगा कि सभी बैचेस में वर्चुअल लैब्स के थ्रू एक्सपेरिमेंट्स कराए जा रहे हैं, और कुछ वीडियोस जो हैं डॉक्टर श्रीपाल जी ने जो है लैब के अंदर के भी डाले हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आप उन्हें भी देख सकते हैं उनके वेबसाइट पर जाकर। डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स को करा रहे हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। फिलहाल मैं आज आपको चौथा एक्सपेरिमेंट जो है वो आज कराने जा रहा हूँ। आपको जो मैंने इसके पहले जो 3 एक्सपेरिमेंट्स कराए थे उसमें से एक एक्सपेरिमेंट मैंने आपको अमृता वी लैब से कराया था। बाद में 2 एक्सपेरिमेंट जो मैंने कराए थे आपको आईआईटी खड़गपुर के वर्चुअल लैब से कराया था। और आज जो मैं आपको वर्चुअल लैब कराने जा रहा हूँ वो आपको सुनकर अच्छा लगेगा। ये आईआईटी कानपुर से में डिज़ाइन जो वर्चुअल लैब्स हैं उनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छी प्रेजेंस आपकी रहनी चाहिए। कितनी है वो आपको भी कर दिख रहा ही होगा। जो थोड़े से कम सिंसियर हैं थर्ड ईयर में, ये थोड़ा ठीक बात नहीं है। आपको पता ही है कि थर्ड ईयर का एग्ज़ाम तो 100% होगा ही, और हमारे यहाँ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से होते हैं उससे भी आपको आइडिया अच्छे से होगा। किसी तरह की लापरवाही तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी। ओके, तो हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। आपको कभी बीच में कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। होपफुली आज का डिस्कशन एक सेशन में ख़त्म हो जाएगा। अगर इन केस एक सेशन में ख़त्म नहीं होता है तो हम दूसरा सेशन जो है 5 मिनट रुक कर दूसरा सेशन स्टार्ट करेंगे, तो आप कनेक्टेड रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है वो आप देख रहे हैं कि आईआईटी कानपुर के वेबसाइट पर है, कि वर्चुअल लैब की साइट पर है। मैं जो है इसका जो एड्रेस है, वेब एड्रेस है, मैं आप सबके लिए चैट बॉक्स में शेयर कर दे रहा हूँ। मैंने चैट बॉक्स में शेयर कर दिया है, इसको आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, जिससे कि आप आगे चल के इसको देख सकते हैं। मैं गूगल क्लासरूम में भी इसको शेयर कर दूँगा, वहाँ से भी आप इसको देख पाएंगे। ये आईआईटी कानपुर का वर्चुअल लैब है, और कांतेश बलाई सर जो हैं इसको ऑपरेट करते हैं। आईआईटी कानपुर में प्रोफेसर है वो, और हम लोग से बहुत अच्छे से परिचित है। और अच्छी बात है कि आज उनके टीम के द्वारा डिज़ाइन किया एक्सपेरिमेंट आज हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि उन्होंने 10 एक्सपेरिमेंट को टोटल डिज़ाइन किए, जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स हैं। उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ वर्क कर रहे हैं। उनमें से एक एक्सपेरिमेंट आप देख रहे होंगे, ये है सेकेंड, दैट इज द एनर्जी बैंड गैप ऑफ द सेमीकंडक्टर। ये आपके कॉलेज के डिपार्टमेंट के लैब में अवेलेबल है, और आज यही एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर आप इसको ओपन करेंगे, जब आप मैंने पहले से ओपन करके रखा हुआ है कि एनर्जी बैंड गैप को ओपन करेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि यहाँ पर फिजिकल साइंसेज बेसिक ऑफ फिजिक्स में ये एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। और इन्होंने जिस तरीके से अरेंज किया है एक्सपेरिमेंट के बारे में, एम दैट इज द ऑब्जेक्ट, थ्योरी, प्री टेस्ट, प्रोसीजर, सिमुलेशन, पोस्ट टेस्ट, रेफरेंसेस, फीडबैक। कुछ चीज़ें हैं जो अमृता वी लैब से आईआईटी खड़गपुर से मिलता जुलता है, कुछ नई भी बातें हैं, जैसे कि प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट का अलग सा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, चूँकि मैंने आपको बताया अभी कि ये वर्चुअल लैब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को फुली फंक्शनल करके सिमुलेशन कर दिया है, लेकिन टेक्स्ट मैटर यहाँ पर उन्होंने अभी नहीं डाला। आप देख रहे होंगे ए में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आप थ्योरी चेक करेंगे तो थ्योरी में भी अभी
कुछ भी थ्योरी नहीं दी हुई है, प्रोसीजर भी कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो थोड़ा देख के निराशा जरूर होती है। लेकिन सिमुलेशन एक ऐसा पार्ट है जिसको कि जिसके लिए GUI यानी ग्राफिक यूजर इंटरफेस की जरूरत पड़ती है, और जो शायद हमारे बस का नहीं है कि मैं इसको बना सकता, तो ये इन्होंने इनेबल कर दिया है। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट को सिमुलेशन पे करके दिखाऊंगा। अब बात आती है कि एम थ्योरी ये कहाँ से फिर हम प्राप्त करेंगे। सो मैं आपको कुछ मैनुअल्स शेयर करने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप मैनुअल देख पा रहे होंगे। किसी वक्त भी आपकी कोई क्वेरी हो या कुछ आपको देखने में समस्या आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा। लेबोरेटरी मैनुअल फॉर एनर्जी बैंड गैप एक्सपेरिमेंट, और आप देख रहे होंगे एक बॉक्स जैसा यहाँ पर ड्रा है, और इसको मैं अगर थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा सकूं ताकि चीज़ें और क्लियरिटी से आपको नजर आए कि इसके अंदर क्या क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर एक करंट मेजर करने के लिए माइक्रो मीटर लगा हुआ है, और उसके कनेक्शंस हैं यहाँ पर, और इस तरफ एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इसके कनेक्शन है। हमारी लैब में भी मोर और लेस एक ऐसे ही सेटअप है। और यहाँ पर एक नॉब दिया हुआ है। ये नॉब क्या करता है ये मैं आपको थोड़ी देर समझाता हूँ। और ये एक ब्लैक कलर का आप एक हिस्सा देख रहे होंगे, ये ब्लैक कलर का हिस्सा एक्चुअली एक ओवन है। इसके अंदर एक मेटल कॉयल फॉर्म में रखी हुई है, जिसको कि एक अलग से हाई टेंशन सप्लाई दी जाती है, जिसकी वजह से उस कॉइल्स के अंदर करंट पास होता है और हीटअप होता है, और उसको जो है इनडायरेक्टली एक इसी ओवन के अंदर एक पी जंक्शन डायोड भी रखा हुआ है। पी जंक्शन डायोड के कनेक्शंस के लिए ऊपर टर्मिनल्स निकाल दिए गए हैं। फॉर एनोड ए लिखा हुआ, फॉर कैथोड यानी कि एन टाइप का पोर्शन इस तरफ है, पी टाइप इस तरफ लेफ्ट साइड में है, और जो एन साइड है वो राइट साइड में है, इसको कैथोड कह रहे हैं, और पी साइड को एनोड कह रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर टर्मिनल दिया हुआ है, लेकिन ये पी जंक्शन है कहाँ पर, तो ये ओवन के अंदर है। यानी कि हम क्या करें कि पी जंक्शन डायोड को गर्म करने के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है, ओवन के अंदर रहेगा, तो हम जब हीट देंगे तो गर्म होगा। तो इसका टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे, तो ये जो मिनिमम मैक्सिमम दिया हुआ है ना, ये आपको नॉब, ये ओवन के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। वैसे भी अगर ओवन के टेम्परेचर, अगर आप नॉब को एक जगह पे फिक्स करके छोड़ दें तो उसका टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा, लेकिन जितना आप आगे ले जाकर रखेंगे, इतना मैक्स के करीब ले जाकर रखेंगे नॉब को, उतना जो रेट ऑफ हीटिंग है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो आप बीच में कहीं रख सकते हैं और उसका एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं जब भी आप एक्चुअल लैब में आप करिएगा। और यहाँ पर ये आउटपुट सप्लाई के कनेक्शंस के लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं, 2 पॉइंट, ताकि आप सर्किट कनेक्ट कर सकें। और जो पावर सप्लाई है ऑब्वियसली एक काउंट पावर सप्लाई का एक यूनिट है जिसके इस डब्बे के अंदर रखा हुआ है। उस काउंट पावर सप्लाई से हमको डीसी वोल्ट अप टू 20 वोल्ट, 0 to 20 वोल्ट मिलता है। और इस वोल्ट को एक पोटेंशियोमीटर ये समझ लीजिए कि जैसे कि रेयोस्टेट आपको कॉमन एमीटर और कॉमन बेस में दिखाया था, वैसे एक पोटेंशियोमीटर ये लगा हुआ है, जिसकी मदद से हम वोल्टेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। जो पावर सप्लाई से वोल्टेज आ रही है उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नॉब। तो 2 नॉब हो गए, एक नॉब ओवन को जिसकी मदद से आप रेट ऑफ हीटिंग बढ़ा कर सकते हैं, एक नॉब ये जो पावर सप्लाई का पोटेंशियोमीटर है ये, जिसकी मदद से आप वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं, जितना वोल्टेज आप रख सकते हैं। जैसे मान शुरू में हमने 0 वोल्ट पे रीडिंग ली, फिर आपने 1 वोल्ट पे ली, फिर 2 वोल्ट पे ली, सो ऑन। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एक पीछे की चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले भी एनर्जी बैंड गैप का एक एक्सपेरिमेंट, पहला ही एक्सपेरिमेंट आपके साथ डिस्कस किया गया है, 4 प्रो मेथड। उसमें क्या अंतर है, वहां पर आप लोग याद कीजिए, वहां पर आपने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि जर्मेनियम का क्रिस्टल लेकर एक्सपेरिमेंट किया था। ऑल्दो वर्चुअल लैब में हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हमारी लैब में तो क्या जर्मेनियम क्रिस्टल ही है, लेकिन वर्चुअल लैब में सिलिकॉन जर्मेनियम में से कोई भी चूज करने का ऑप्शन था, और आप वो एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ये एक्सपेरिमेंट पी जंक्शन डायोड के साथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बैंड गैप जब आप निकालेंगे तो क्या ये वही होगा जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में होता है या डिफरेंट होगा? इस सवाल का जवाब आपको आज नहीं, मैं आपको कल दूंगा, जब मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन इस एक्सपेरिमेंट का वर्चुअल लैब के ऊपर करूंगा। ठीक है, पावर स्विच आप पहचान ही रहे, जिसकी मदद से आप इसको आप ऑन कर सकते हैं। बाहर कॉर्ड एक दिया हुआ है जिसकी मदद एसी सप्लाई के थ्रू आप करंट लेते हैं, और पावर ऑन करके उसके बाद आप जानते हैं अंदर एक कॉमन पावर सप्लाई है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और उस डीसी सप्लाई को इस आउटपुट के थ्रू आप सर्किट जोड़ते हैं। अब आपको सर्किट कैसे जोड़े, सर्किट डायग्राम आपका कैसा हो। ठीक है, सो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि सर्किट डायग्राम कैसा बना हुआ है। मैंने इसको इनलार्ज करके भी लिखा हुआ है
देखिए कि ये पी इंजेक्शन डायोड है विच इज सबमर्ज इनटू समथिंग। सबमर्ज इनटू समथिंग का मतलब ये है कि ये ओवन के अंदर है और इसको जितना ओवन का टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर पी इंजेक्शन डायोड का भी हो, इस हिसाब से इसकी व्यवस्था की जाती है। तो हम इसके अंदर एक क्या करते हैं, जो हमारे यहाँ लैब के अंदर जो एपरेटस रखा हुआ है, जो कि ऐसा ही कुछ है, इस ओवन के अंदर है। तो अगर आप लैब में देखेंगे तो उसके अंदर जो है आयरन वूल रखा हुआ है। आयरन वूल समझते होंगे आप, किचन में भी कुछ लोग उसको इस्तेमाल करते हैं ना। तो आयरन वूल जैसा कुछ रखा हुआ उसके ओवन के अंदर रखा हुआ, तो उससे क्या होता है कि जब हीटअप होता है तो पूरा आयरन वूल हीटअप हो जाता है और उसके अंदर पी इंजेक्शन डायोड, उसी के अंदर थर्मामीटर, दोनों चीज रख देते हैं। तो क्या होता है कि हीट जो है सब में इक्वली स्प्रेड हो जाती है। और अब जितना ओवन का टेम्परेचर हो जाएगा उतना ही पी इंजेक्शन डायोड का हो जाएगा और उतना ही टेम्परेचर थर्मामीटर का हो जाएगा। तो थर्मामीटर जो रीडिंग देगी दैट इज इक्वलेंट टू द रीडिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द पी इंजेक्शन डायोड, है ना। अगर हम ऐसा नहीं करें, अगर ऐसे वैसा नहीं करें तो क्या होगा, थर्मामीटर कहीं होगा, पी इंजेक्शन डायोड कहीं पर होगा, ओवन का कॉइल कहीं और होगा, तो उनके बीच में थोड़ा बहुत टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, सो इस सबमर्ज दिखाने के लिए हम इस तरीके से एक बीकर जैसा दिखाते हैं जिसके अंदर ऐसा लगता है कि लिक्विड है और उसके अंदर ये पी इंजेक्शन डायोड सबमर्ज। इस पी इंजेक्शन डायोड को हम रिवर्स बाइसिंग में जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिए। क्यों रिवर्स बाइसिंग में जोड़ेंगे, आज वो हम डिस्कस करने वाले, इसका थ्योरी पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे और कल हम आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएंगे। रिवर्स बायस में जोड़ा कैसे हमको पता चला, देखिए पी इंजेक्शन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने एक वोल्टमीटर लगाया, तो इसकी तो पोलैरिटी वही होगी जो पी इंजेक्शन डायोड की होगी, पी साइड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टमीटर एंड एन साइड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। ठीक है, लेकिन बैटरी का टर्मिनल देखिए, बैटरी का टर्मिनल प्लस, एक रेजिस्टेंस इसलिए दिखा दिया गया है कि कई बार क्या होता है कि करंट का फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए, ऑल्दो रेजिस्टेंस इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सर्किट, सो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। सो ओके, सो एक डायोड जो है कनेक्ट किया के पी साइड को थ्रू अ मिलीमीटर या माइक्रोमीटर, वैसे चूंकि करंट बहुत कम फ्लो करता है तो माइक्रोमीटर ज्यादा बेटर रहता है, मिलीमीटर चलिए चल जाएगा काम। ओके, सो पी साइड ऑफ द diode is connected to the, ओके इसमें इन्होंने सर्किट, सॉरी इसने गलत जोड़ रखा है, एन साइड यहाँ होना चाहिए था। ये टर्मिनल जो है बैटरी का आप उलट दीजिए, देखिए इसको, ये जो सर्किट है इसको आप उलट, जो डायोड वो लगे हैं, बैटरी का जो अरेंजमेंट है आप इसको उल्टा कर दीजिए। ये मैंने कहीं से नेट से लिया लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया लगता, ये उल्टा जुड़ गया है, इसमें रिवर्स बायस करना है। तो पी साइड of the diode should be connected to the negative terminal of the battery, यहाँ पर एक नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए। चलिए मैं कल इसको सुधार दूंगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से जुड़ा होना चाहिए और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी शुड बी कनेक्टेड टू द एन साइड ऑफ डायोड। ये ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा मिस्टेक है। ओके फाइन, सो रिवर्स बायस में ही इसको जोड़ना चाहिए। ठीक है, मैं वापस मैनुअल पे आता हूँ। मैनुअल में भी एक सर्किट बनी हुई है जो सही है, लेकिन इसमें एक चीज की कमी थी इसलिए मैंने इसको अवॉइड किया। मैं आपको मैनुअल दिखाता हूँ। ओके देखिए, यहाँ पे मैनुअल दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे ख्याल से गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पोलैरिटी मेंशन ही नहीं की इन्होंने। पी साइड इज कनेक्टेड टू द डीसी के नेगेटिव से और एन साइड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, इधर ये जो पी एन बनाया, यहाँ इन्होंने बनाया कि पी साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव और एन साइड इज पॉजिटिव, तो खैर कहीं तो सही बना होना चाहिए, इस जगह पे बना हुआ है। देखिए मैनुअल्स में भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ठीक है, although I have adopted this manual from somewhere। तो रिवर्स बायसिंग में डायोड को जोड़ना जरूरी है। मैं ये सर्किट आपको इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि इसके अंदर माइक्रोमीटर तो है पर वोल्ट मीटर उन्होंने नहीं दिखाया है, लेकिन वोल्ट मीटर इसका एसेंशियल पार्ट है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ ये ओवन है, ओवन का ये कॉइल है, इसके अंदर ये पी इंजेक्शन डायोड है जो रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है और उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको नापने के लिए एक माइक्रोमीटर है। साथ ही साथ यहाँ पर पैरेलल में एक वोल्ट मीटर होना चाहिए जो इस सर्किट में बना हुआ था, तो मैं इसलिए यहाँ पर मैंने बदल ली। ओके, बाकी सर्किट ठीक है, सिवाय ये कि बैटरी की पोलैरिटी आप ठीक कर लीजिए तो सही हो जाएगा। और एक थर्मामीटर भी ओवन में लगा होना चाहिए ताकि टेम्परेचर को आप मेजर कर सकें। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ द सर्किट डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ये आगे एक्सपेरिमेंट की बाकी की थ्योरी वगैरह क्या है, प्रैक्टिस मैंने आपको बता ही दिया कैसे काम करता है। आप देख रहे हैं ओवन से होकर एक थर्मामीटर निकल रहा है और ये थर्मामीटर के अंदर जो लाइन है, मरकरी लाइन है,
वो देखकर हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ये थर्मोमीटर आमतौर पे 110, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम उसमें मार्किंग होती है, तो इससे ज़्यादा हम टेम्परेचर फिर ले भी नहीं जाएंगे, 100 के अब नहीं ले जाते। ठीक है, अब इसकी थ्योरी कैसे काम करती है, फार्मूला तो एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला देखिए यहाँ पे रखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो फार्मूला देखकर बड़ा आसान लग रहा है। यहाँ भी आपको क्या करना है कि आपको एक स्लोप निकालना है ग्राफ से, और स्लोप को 5.036 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एनर्जी बैंड गैप प्राप्त हो जाएगा। ये स्लोप किसके किसके बीच में ड्रॉ करना है, ये हम अभी आपको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। इनिशियली इसके अंदर आपको सेमीकंडक्टर, मेटल, इंसुलेटर के बारे में डिफरेंस बताया गया है, मैं जो आपको थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ, और फिर एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है जिसको डिराइव करके ये अल्टीमेटली इस फॉर्मूले तक पहुंचते हैं कि स्लोप ऑफ द ग्राफ ड्रॉन बिटवीन log is एंड 10 क्यूब बाई t अपॉन 5.036। ठीक है, इसको आप देखिएगा, यहाँ सर्किट डायग्राम है, आल्सो सर्किट डायग्राम थोड़ा गलत है लेकिन चलेगा। और देन ऑब्जर्वेशन के बाद ग्राफ आप जैसे वहां पे आपने प्लॉट किया था, आपने रजिस्टिविटी 4 प्रो में आपने रजिस्टिविटी वर्सेस 1000 अपॉन टी ड्रा किया था, यहाँ रजिस्टिविटी के बजाय लॉग IS, अब IS की आगे बात करते हैं, आपको सैचुरेटेड करेंगे अपॉन, और x एक्सिस पे तो वही 1000 बाई टी। सो ऐसा एक कर्व आ जाएगा, इसका स्लोप निकाल लीजिए और स्लोप को फार्मूले में इंसर्ट कर देंगे, स्लोप अपॉन 5.036, तो बैंड गैप प्राप्त हो जाएगा। तो इट्स लुक्स वेरी सिंपल, और सही बात है, ये हमारी लैब का सबसे आसान एक्सपेरिमेंट है, और सबसे आसान एक्सपेरिमेंट था, इसलिए मैं आपको सबसे बाद में बता रहा था, ताकि आप हिम्मती हो जाएं वर्चुअल लैब के ऊपर। ओके, सो अब ये एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, मैनुअल हो गया, सर्किट डायग्राम हो गया, फार्मूला हो गया, ऑब्जर्वेशन टेबल हो गया, एपरेटस एक्चुअल देखने में कैसा लगता है, सारी बातें हो गई। ठीक है, लेकिन हम यहाँ कैसे करेंगे, वर्चुअल लैब में इस एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करेंगे, ये कल के लिए, आज थोड़ा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा सा थ्योरी आपको डिस्कस करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा शेयर अपना चेंज कर रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अपना थोड़ा प्रेजेंटेशन। आल्दो मैं कुछ दिनों में आपको थ्योरी में ये पढ़ाने ही वाला था, लेकिन चलिए चूंकि एक्सपेरिमेंट मुझे लगा कि मैं पढ़ा दूंगा फिर आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, लेकिन पहले ही आ गया है तो मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ब्रीफ करूँ। आपको मैं थ्योरी में मैं आपको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस मैंने भी आपको हाल में ही पढ़ाया है। फॉरवर्ड बायस क्या में कैसे कनेक्शन करते हैं, रिवर्स बायस पे कैसे कनेक्शन करते हैं। ठीक, तो देखिए पी इंजेक्शन डायोड, इसके एनोड कैथोड को हमने टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी से जोड़ा, और अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द टर्मिनल ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक मैं थ्योरी में आपको समझा ही दूंगा। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को हम जब मेजर करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक वोल्टमीटर लगाते हैं डायोड के क्रॉस, और एक एमीटर लगाते हैं सीरीज में। ठीक है, तो जो भी मैंने आपको सर्किट दिखाई थी बिल्कुल वैसे ही, बस इस एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, ये डायोड को क्या करना है, आपको ओवन के अंदर रख देना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये एक्सपेरिमेंट रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में हमको करना है। तो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक में अगर करना है तो हमको सर्किट कैसे जोड़नी, बाई तरफ आप ध्यान दीजिए, ये डायोड का नेगेटिव टर्मिनल और ये पॉजिटिव टर्मिनल वोल्टमीटर को किस तरीके से जोड़ा गया है, और इस हिसाब से हमको उसको रखना है कि ये रिवर्स बायस में रहे। ठीक है, सो रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक का ये कि नमूना है। फॉरवर्ड बायस की यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे हैं, हम थ्योरी में बात करेंगे। रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक आप जानते हैं, आपको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया गया होगा कि इनिशियली बहुत ही थोड़ी सी करंट फ्लो करती है, और बाद में एकाएक करंट एक सर्टेन वैल्यू के बाद राइज करना शुरू कर देती है। ठीक है, और ये कुल मिलाकर कैरेक्टरिस्टिक है, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक। तो मैं जो अभी शुरू में दिखा रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी स्लाइड चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये वो हिस्सा है जो आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है कि फॉरवर्ड बायस की कैरेक्टरिस्टिक कैसे फॉलो करती है और रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक कैसे फॉलो करती है। ठीक है, और अभी थ्योरी में भी मैं इसको फिर से रिपीट करूंगा, तो मैं अभी इस पर टाइम नहीं कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं आपको अपने एक्सपेरिमेंट से संबंधित बातें बता रहा हूँ। फॉरवर्ड बायस को मैं थोड़ा सा छोड़ के स्किप करके मैं रिवर्स बायस पे आता हूँ। रिवर्स बायस में आपने गौर किया होगा, जरा रिवर्स बायस को फिर से देखते हैं। रिवर्स बायस में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि रिवर्स बायस में इनिशियली बहुत ही कम करंट फ्लो करती है। ये ब्लू डार्क लाइन को पहले देखिए, सिलिकॉन के लिए लाइन रिवर्स बायस में ड्रॉ किया है, थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ है। आप क्वाड्रेंट समझते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड बायस, थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स बायस। थर्ड क्वाड्रेंट में ये ब्लू लाइन देखिए बिल्कुल एक्स एक्सिस से चिपक कर जा रही है। और एक आपको एक अंदाजा देने के लिए मैं आपको वैल्यू बोलता हूँ
कि अगर ये सिलिकॉन होता तो ये जो करंट रिवर्स बायस में फ्लो करती, इसकी वैल्यू मतलब 100th पार्ट ऑफ द माइक्रो एम्पियर में होती, मतलब 0.01 माइक्रो एम्पियर के आसपास या 10 नैनो एम्पियर के आसपास होती। इतनी कम करंट फ्लो करती। लेकिन जर्मेनियम के मामले में थोड़ी करंट की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। जर्मेनियम के मामले में ये करंट रिवर्स बायस में कुछ यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर के अराउंड होती। तो जो ये रिवर्स बायस में जो करंट फ्लो करती है इसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो क्वेश्चन ये होता है कि रिवर्स बायस में ओवरऑल करंट फ्लो ही क्यों करती है? तो करंट फ्लो कराना है तो आपने फॉरवर्ड बायस किया तो करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर जो बैटरी की पोलैरिटी है वो डायोड की पोलैरिटी के साथ मैच करती है। तो रिवर्स में क्यों फ्लो करती है? तो जवाब क्या है, क्योंकि इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चाहे पी टाइप का हो चाहे एन टाइप का हो, उसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर भी होते हैं। तो भले ही आपने रिवर्स बायस किया, लेकिन वो रिवर्स बायस किसके लिए है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के रिवर्स बायस है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो तो अक्रॉस द जंक्शन नहीं होगा, ट्रू, परंतु रिवर्स बायस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को रिवर्स बायस नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की पोलैरिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की पोलैरिटी के जस्ट अपोजिट होती। जैसे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, पर होल मेजॉरिटी चार्ज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है एन टाइप सेमीकंडक्टर में, लेकिन होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, अपोजिट पोलैरिटी होगी। सो अगर रिवर्स बायस आपने किया तो एन साइड के इलेक्ट्रॉन के लिए वो रिवर्स बायस है, होल के लिए तो वो फॉरवर्ड बायस है ना। सो रिवर्स बायसिंग करने के बावजूद माइनॉरिटी चार्ज कैरियर फील लाइक एन टाइप सेमीकंडक्टर चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर फील लाइक उसे फॉरवर्ड बायस लगा है, इस वजह से करंट फ्लो करती है, पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की संख्या बहुत कम होती है, तो ये करंट भी बहुत कम होता है। जैसा कि मैंने बताया कि सिलिकॉन के मामले में कुछ नैनो एम्पियर और जर्मेनियम के मामले में कुछ माइक्रो एम्पियर करंट ही फ्लो करती है। अब ये करंट क्या कहलाती है? इसको हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, और ये रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। देखिए हमारे एक्सपेरिमेंट का आधार ही यही है कि ये रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये जो कांस्टेंट करंट बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल फ्लो कर रही थी, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये आपने जो देखा होगा कि फ्लो करने के बाद एक टर्न कर गई, मैं उसकी बात ही कर रहा हूँ। टर्न करने के बाद जो हो रहा है वो, एक मिनट के लिए आप छोड़ दिए, हम उतने वोल्ट लगाएंगे ही नहीं कि ये टर्न करे। हमने वोल्टेज को उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम रखा हुआ है, तो वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल फ्लो कर रहा है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो करंट फ्लो कर रहा है, तो वो जो करंट की वैल्यू है जिसको हम कह रहे हैं सिलिकॉन के मामले में कुछ नैनो एम्पियर, जर्मेनियम के मामले में कुछ माइक्रो एम्पियर, उसको हम कह रहे हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। एंड दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। व्हाई? क्योंकि आप जानते हैं कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जनरेट्स और एंड इंक्रीजेस बोथ बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी, इसलिए उनको थर्मली जनरेटेड चार्ज कैरियर भी बोलते हैं, है ना। वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में थर्मल एनर्जी की वजह से ही जाते हैं, ठीक है। तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, दिमाग में बना लीजिए। अब एक आइडिया लीजिए कि कितना डिपेंड करता है, ठीक। सो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जर्मेनियम के लिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए ये जो पहले ये जो ब्लैक कलर के डॉटेड कर्व ये ड्रा है ना, ये -75 डिग्री सेंटीग्रेड, -75 डिग्री सेंटीग्रेड, सोचिए कितना कम हुआ है ना। -75 डिग्री सेंटीग्रेड पे ड्रॉ किया गया, और क्या दिख रहा है कि कर्व जो है ये दिखा रहा है कि लेस देन 0.1 माइक्रो एम्पियर करंट जैसे फ्लो कर रहा है। टर्निंग के बाद का हिस्सा मत आप देखिएगा, है ना। यानी कि आप सोचिए कि हम 20 वोल्ट तक गए या 25 वोल्ट तक गए, ठीक है, 20 वोल्ट तक ही आप देखिए। वैसे भी जो हमारी पावर सप्लाई आपको हमने अपडेट्स में दिखाया 20 वोल्ट तक ही है, तो 20 वोल्ट तक तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही रहेगा। तो इसका मतलब है कि रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत कम 0.1 माइक्रो एम्पियर फ्लो करेगा। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाकर कर दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये ब्लू वाली लाइन देखिए आप, अब देखिए लगभग 0.4 माइक्रो एम्पियर, यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ गया। अच्छा, अब टेम्परेचर बढ़ा के कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल बॉइलिंग जो टेम्परेचर होता है उस तक कर दिया। अब देखिए 1 माइक्रो एम्पियर हो गया करंट, वही 20 वोल्ट पे 10 वोल्ट पर रिवर्स सैचुरेशन करंट जो -75 डिग्री पे 0.1 था, माइक्रो एम्पियर में सारी वैल्यू बोल रहा हूँ मैं, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.4 था,
और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1 माइक्रो एम्पियर हो गया। और अगर 200 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो लगभग 2 माइक्रो एम्पियर जैसा हो जा रहा है। ठीक, तो एक आपको आइडिया देता हूँ कि लगभग कितना बढ़ता है। तो ये कहते हैं कि द रिवर्स सैचुरेशन करंट I नॉट विल जस्ट अबाउट डबल इन मैग्नीट्यूड फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड इन टेम्परेचर। यानी I नॉट हर 10 डिग्री पर बढ़ाने पर लगभग दुगना हो जाता है। ठीक, तो अब ये एक्सपेरिमेंट में हमको क्या करना है? हमको क्या करना है कि हम टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे रिवर्स सैचुरेशन करंट को मेजर करेंगे फॉर ए कांस्टेंट वोल्टेज। कोई एक वोल्टेज ले लीजिए, 10 वोल्ट ले लीजिए, 5 वोल्ट ले लीजिए, 20 वोल्ट ले लीजिए, यहाँ पे सेट कर लीजिए और आप उस वोल्ट के ऊपर करंट की वैल्यू टेम्परेचर, मान लीजिए कि आपने 10 डिग्री पे करंट की वैल्यू ली, कुछ आया, तो 20 डिग्री पे क्या होना चाहिए? डबल हो जाना चाहिए। 30 डिग्री पे ट्रिपल हो जाना चाहिए। तो हर 10 डिग्री पर इसका जो करंट है वो डबल हो जाता है। ठीक, ये आइडिया हो गया। तो ये किस फॉर्मूले पर आधारित है जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं? तो आपको याद होगा फर्स्ट में पढ़ा जाता है जिसको कहते हैं डायोड इक्वेशन, I इक्वल टू I नॉट इन ब्रैकेट e रेज़ टू पावर, e इज एक्सपोनेंशियल e रेज़ टू पावर EV अपॉन ईटा KT माइनस 1। अब जो e रेज़ टू पावर कह रहा हूँ ये तो एक्सपोनेंशियल है, और ऊपर जो e है वो क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। I नॉट इन द रिवर्स सैचुरेशन करंट मैंने आपको बता ही दिया। ईटा इज द आइडियलिटी फैक्टर। जर्मेनियम के लिए 1 मानते हैं, होता है कि नहीं वो हम लोग बाद में थ्योरी में डिस्कस करेंगे। और सिलिकॉन के लिए 2 मानते हैं। ठीक, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक, तो एक तरीके से K कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, ईटा भी कांस्टेंट है। अगर इनकी वैल्यूज को रख दें, सब्स्टिट्यूट करते फार्मूले में, है, तो रिवर्स के लिए वो जो डायोड इक्वेशन लिखा गया था तो रिवर्स फॉरवर्ड दोनों के लिए सेम ही होता है। लेकिन आपको पता ही होगा कि रिवर्स में हम 1 को इग्नोर कर देते। क्यों? क्योंकि पहला टर्म डोमिनेट कर जाता है, दूसरा टर्म बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। तो हम 1 को अगर इग्नोर कर दें अगर हम, तो सॉरी उल्टा बोल गया मैं, फॉरवर्ड बायस में दूसरा टर्म नेग्लिजिबल हो जाता है और पहला टर्म डोमिनेट कर जाता है। और दूसरे वाले में क्या होगा? I इक्वल टू, रिवर्स बायस के केस में I इक्वल टू माइनस I नॉट। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो E बाई KT है, में E KT सब कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कितनी करीब होती है। ठीक है, और इसी को अगर हम उलट दें यानी KT बाई E कर दें तो उसकी वैल्यू हो जाती है 25.87 मिली वोल्ट, जिसको कहते हैं थर्मल वोल्टेज। वो अगर सब्स्टिट्यूट कर दें, पूरा टेस्ट के थर्ड प्लेस तक ही लिखा है, फोर्थ प्लेस तक लिखते तो हो जाता 0.0258, फिफ्थ प्लेस तक लिखते हो तो हो जाता 0.02587। तो ये फॉर्मूला इसमें आ जाता है। यानी कि वोल्टेज और करंट, आप वोल्टेज कांस्टेंट कर दें तो करंट की वैल्यू जो है आप जान सकते हैं। ठीक, तो ये तो खैर फॉरवर्ड बायस की बात हो गई थी। रिवर्स बायस में आप टेम्परेचर की जरा बात कर लें क्योंकि टाइम। आइडियलिटी फैक्टर जैसे मैं बता ही चुका हूँ कि जर्मेनियम के लिए हम लोग 1 लेते हैं और सिलिकॉन के लिए 2 लेते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द थ्योरी पार्ट। और अब हमें क्या करना है? हमको सिर्फ ये जानना है, ये फिगर ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ किस तरीके से रिवर्स सैचुरेशन करंट बढ़ता है, इसको हमें समझना है। और ये शेयरिंग में यहीं पर अब रोकता हूँ और अब आपको मैं एक बार फिर से अपने वर्चुअल लैब पे लेकर जाता हूँ। ओके, तो मैं जरा सा अब एक्सपेरिमेंट को कैसे हमको रिकॉर्ड करना है वो डिस्कस हम कर रहे हैं। ये फार्मूला वगैरह जो मैंने अभी डिस्कस किया था, देखिए वो सब वैल्यू यहाँ पर वो आगे जब भी हमने रिवर्स सैचुरेशन की बात की थी तो ये फार्मूले के आधारित है। तो थोड़ा सा मैं आपको इसको शेयर करूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। तो आपको एक्सपेरिमेंट में करना क्या है, कल जब हम कराएंगे तो क्या करना है? आपको डिफरेंट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए रूम टेम्परेचर आजकल तारीख में क्या होगा, 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो आपने 30 डिग्री से स्टार्ट किया मान लीजिए, और 10-10 डिग्री के इंटरवल, क्योंकि आपको अभी मैंने आइडिया दिया कि करीब रिवर्स सैचुरेशन करंट हर 10 डिग्री पर डबल हो जाता है ना। तो 30 से 40 जाएंगे तो दुगना हो जाएगा, 40 से 50 जाएंगे 4 गुना हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो हर 10 डिग्री पर आप रीडिंग लीजिए। कब तक लीजिए? 100 तक लीजिए। जो आपका अपरेटस जो हमारे पास है वो 110 मैक्सिमम है, तो 110 तो जा ही नहीं सकते, अब तो 100 तक लीजिए। अब आप अगर थोड़ा बहुत ही जैसे कहते हैं कि बढ़िया कर्व ड्रा करना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप 5-5 डिग्री के इंटरवल पे लीजिए, 30, 35, 40, 45, थोड़ा लंबा हो जाएगा
लेकिन आपका कर्व बहुत अच्छा है, ठीक है। वैसे भी एक्सपेरिमेंट बहुत आसान है। तो आप क्या करेंगे कि जो वोल्टेज है कांस्टेंट रखेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि वोल्टेज आप कांस्टेंट कर लीजिए। सो 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, कुछ भी आप वैल्यू ले लीजिए, और अलग अलग टेम्परेचर पे IS यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू को आप रिकॉर्ड करते जाइए, ठीक है। तो अगर करंट आ गया, टेम्परेचर आ गया, तो ऑब्जर्वेशन तो आपको यही लेना है, ठीक है। आमतौर पे हम जब लैब में कराते हैं तो टाइम की कमी के कारण कह देते हैं कि आप किसी एक वोल्ट पे ले लो आप, यानी कि 3 रोज की बजाय 1 रो में आपका काम बन जाता है। लेकिन यहाँ वर्चुअल लैब में कर रहा है तो फिर मैं आपको कहूँगा कि नहीं, इसको सीखने के लिए आप 1 पे नहीं 2 या 3 पर आप करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए वहां पर उतना ही मेहनत आपको कम लगेगी, समय आपको कम लगेगी। एक इंडियन आर्मी का एक कहावत कही जाती है, मैं आज आपको प्रेरित करने के लिए इसको कहता हूँ कि द मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग द लेस यू ब्लीड इन द वार। यानी कि जितना आप पसीना ट्रेनिंग में बहाएंगे उतना ही कम खून आपका युद्ध के मैदान में बहेगा। तो आप इसी को अपने लिए ले लीजिए कि जितना आप सीखने में आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको लैब के अंदर कम दिक्कत होगी। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं। इस टेम्परेचर को फिर हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं 273 ऐड करके। फिर इसको क्या करते हैं कि 1000 अपॉन टेम्परेचर 10 क्यूब अपॉन टी करके एक और कॉलम जनरेट कर देते हैं। तो ये जो लास्ट के 3 कॉलम है ये कैलकुलेटिव है, ये शुरू के 4 तो ऑब्जर्वेशन के हैं और ये 3 कैलकुलेशन से आते हैं। तो 1000 डिवाइड बाई द टी कर देंगे तो ये कॉलम आ जाएगा। और जो करंट की वैल्यू आपने ली है ना, उसको क्या करिए, उसका आपको लॉग लेना पड़ेगा। कायदे से अगर आपने करंट की 3 अलग अलग वोल्टेज के लिए ली है तो ये log बेस 10 IS ये भी 3 हो जाएंगे, यहाँ ड्रॉ नहीं है, 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक के लिए एक IS के लिए करस्पॉन्डिंग एक और कॉलम होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको टेबल को फीड करना होगा। एंड देन आप जो वैल्यूज आती हैं उनके बीच में कर्व ड्रा कीजिए, एक्स एक्सिस पे 1000/T और वाई एक्सिस पे log IS। कर्व लगभग स्ट्रेट लाइन जैसा आएगा, उसके बीच में एक बेस्ट फिट लाइन डालिए, स्ट्रेट लाइन आएगा, उसका स्लोप निकालिए और उस स्लोप को इस फार्मूले, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, निकालिए और आप इलेक्ट्रोवोल्ट में बैंड गैप आपको पता चल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द एक्सपेरिमेंट, इतना ही आपको एक्सपेरिमेंट में करना है। सो इजी। ओके, नाउ विल कम बैक टू द वर्चुअल लैब। अपने वर्चुअल लैब पे वापस आते हैं। सो इस वर्चुअल लैब में भी आप देखिएगा जिस टेबल की मैं बात कर रहा हूँ वो टेबल देखिए, यहाँ फार्मूला यहाँ भी मेंशन है और वो टेबल जो मैं डिस्कस कर रहा था वो यहाँ भी टेबल बना हुआ है। और यहाँ पर भी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करके सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके लिए कैलकुलेशन कर देगा, बड़ा आसान हो गया है ना। और फिर वो आपके लिए ग्राफ भी ड्रा कर देगा, तो और भी आसान हो गया, ठीक है। तो वर्चुअल में करना बड़ा आसान है। और यहाँ पर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू रख देंगे, 2 पॉइंट लेते हैं ना एक्स की और वाई की स्लोप पर, स्लोप निकाल सकता है, उस स्लोप की वैल्यू यहाँ इंसर्ट कर देंगे तो आपका एनर्जी बैंड गैप कैलकुलेट कर देगा। ये बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया हुआ कि सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह भी वर्चुअली आप सीधे यहीं पे कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैं आपको कल सिखाने वाला हूँ। तब तक आपको मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, देखिए इसका भी जो टेम्परेचर 0 से 100 तक जाता है ना, और रिवर्स सैचुरेशन करंट आप करस्पॉन्डिंगली निकाल सकते हैं। कैसे करना है एक्सपेरिमेंट कल हम डिस्कस करें। सो आज के लिए इतना ही।